पंकज कि ये जो हायर ग्रोथ आ रही है इंडिया में और हायर कंट्रीब्यूशन और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी आ रहा है, काफ़ी अच्छे सुपीरियर अर्निंग्स, इसमें कहाँ पे आपको रुचि आ रही है? सबसे टॉप सेक्टर कहाँ है? क्योंकि बाजार तो ये बात जानना चाहेगा कि भाई कहाँ पे माल बनेगा, कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ है, वहीं पे लोड अप कर लो। अजय जी, मुझे लास्ट 25-30 दिन में जब मैं और हमारी टीम देश के विभिन्न भागों में ट्रैवल की, इंजीनियरिंग बेल्ट में स्पेशली, तो एक बड़ी थीम जो इमर्ज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि अब और कंफर्मेशन आ रहे हैं कि ये आने वाला नेक्स्ट 3-5 साल इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग का समय रहेगा। लास्ट 10 साल से हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सबड्यूड है और बहुत अलग अलग कारण थे उसके। लेकिन इस बार लग रहा है कि सारे स्टार्स अलाइंड है और डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन आज 75% क्रॉस कर गया है। आज कॉर्पोरेट इंडिया विश्व का सबसे अंडर लीवर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर है। हमारा कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी करीबन 46% है, जो 5 साल पहले 65% के आसपास होता था। तो जितने भी कॉर्पोरेट है लास्ट 4-5 साल में उन्होंने जो भी कमाई की, उन्होंने अपने कर्जे को कम किया और अब आने वाले समय में वो उस कमाई को अपने बिजनेस में वापस लगाना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से ये मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स इन्वेस्टमेंट साइकिल के लिए बहुत अच्छी साइन है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज हो रहा है, हम सब लास्ट 2 साल से चाइना प्लस देख रहे हैं कि विश्व की सारी बड़ी कंपनियां अपने सप्लाई चेन को डिरिस्क करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके ऊपर भी एक जो बड़ी थीम इमर्ज हो रही है, जो हमें ग्राउंड से फीडबैक मिल रहा अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या एसएमई हो, कि यूरो+1 एक बड़े थीम की तरह उभरेगा और उसके सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका भारत होगा। क्योंकि अगर आज आप स्किल्ड लेबर में देखें तो चाइना के बाद विश्व के में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बट कि इंडिया के पास आए। 10 लाख इंजीनियर साल के हम ही प्रोड्यूस करते हैं और कोई ना थाईलैंड, ना वियतनाम, ना बांग्लादेश। और ये बात जो हम देख रहे हैं कि सारी बड़ी यूरोपियन कंपनियां, क्योंकि गैस कॉस्ट जो $3 MMBTU था 2 साल पहले, आज 40 से $45 MMBTU है और कई सारे प्रोडक्शन यूनिट्स वहां अनवायबल हो रहे हैं और वो भारत को आउटसोर्स करने के लिए देख रहे हैं। चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो लाइट इंजीनियरिंग हो, चाहे वो ऑटो एंसिलरी हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, हम सब जगह एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंसी देख रहे हैं। और हमें लगता है ये थीम नेक्स्ट 3-4-5 साल की थीम होगी, ना कि नेक्स्ट 6-12 महीने की। और हमें लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर 10 इयर्स एक बड़ा रिवाइवल है, इसलिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रुझाव है। सेकेंड सेक्टर जो हमें लगता है वो है फाइनेंशियल्स। आज के दिन बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट हो, एक बहुत अच्छे पोजीशनिंग पर है। लास्ट 6-7 साल में हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने 17 लाख करोड़ की प्रोविजनिंग पूरे बैंकिंग सेक्टर में हुई है और उन्होंने अपना तो नहीं बट काफी लोगों का भी और प्रोवाइड कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग विकेट पर है और अगर क्रेडिट ग्रोथ 15-16% रही और एनपीए लेवल नीचे रहा तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग होगी। तीसरा सेक्टर जो हमें लगता है वो है सीमेंट। आज के दिन कोई सीमेंट छूना नहीं चाहता है और हमारे हिसाब से जो दूसरी तिमाही के नतीजे हैं वो सबसे खराब होंगे लास्ट 12-15 साल में। लेकिन इंक्रीमेंटली यहाँ से तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही जब हम आएंगे तो सीमेंट सेक्टर के नतीजे इंप्रूव होंगे और मार्केट्स हमेशा एब्सोल्यूट नहीं इंक्रीमेंटल देखता है। चौथा सेक्टर हमें जो लगता है डार्क हॉर्स हो सकता है 2023 का, वो है फार्मा। आज वो इग्नोर्ड सेक्टर है लेकिन उस सेक्टर में अच्छी कंपनियां हैं, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं और हमें लग रहा है यूएस में जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था वो इंक्रीमेंटल कम हो रहा है और आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही में फार्मा सेक्टर एक डार्क हॉर्स की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये 4-5 सेक्टर है जहां हमें लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म निवेश करना चाहिए और पोर्टफोलियो हमारी उसी तरह पोजीशनड है।